शमशाद की शादी का दिन था। सभी सहेलियां उसे तैयार करने और उसकी खिंचाई करने के लिए उसके कमरे में मौजूद थी। कुछ कजिन सिस्टर भी उसके कमरे में थी जो उसके मजे ले रही थी। इतने में ही दरवाजे से एक लड़की अंदर दाखिल हुई। ये भी शमशाद की कजिन ही थी। उस कजिन ने अंदर आते ही कहा, लगता है मुझे आज कपड़े चेंज करने की जगह ही नहीं मिलेगी। सारे वॉशरूम फुल, सारे कमरे फुल। मैंने सोचा था कि दुल्हन के कमरे में तैयार हो जाऊंगी, तो यहाँ भी पहले से इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज तो मुझे पुराने कपड़ों में ही दिन गुजारना पड़ेगा। तभी शमशाद उसे समझाते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे कपड़े चेंज भी होंगे और तुम्हें जगह भी मिलेगी। तुम एक काम करो, साइमा भाभी के कमरे में चले जाओ। उनका सर दुख रहा है, इसलिए वो आराम करने के लिए कमरे में गई हैं, तो उनके आराम में दखल भी मत देना और उनके कमरे में जाकर तुम ड्रेस चेंज कर लो। उसने कहा कि हाँ ठीक है, ये सही रहेगा, कम से कम मुझे जगह तो मिली। उसके बाद उसे 2-3 दिन हो गए थे वहां पर रहते रहते, तो साइमा का कमरा ढूंढने में उसे ज़्यादा टाइम ना लगा। इधर वो लड़की इस बात से बेखबर थी कि उसकी कजिन सिस्टर की भाभी यानी कि उसकी कजिन की वाइफ साइमा एक खलाई मखलूक है। बहरहाल उसने दरवाज़ा खटखटाया तो इधर साइमा ने बहुत देर बाद दरवाज़ा खोला। साइमा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पर नींद के आसार नुमाया थे। ऐसा लग रहा था अभी वो सोकर उठी है और सामने आई है। जैसे ही वो आई, उसने दरवाज़ा खोला तो ये लड़की उससे कहने लगी कि माफ़ी चाहूँगी आपकी नींद में दखल की, लेकिन कपड़े बदलने की कहीं पर भी जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। साइमा ने कुछ देर सोचा, उसके बाद साइड में हटकर उसे जगह दे दी और कहा, आ जाओ कोई बात नहीं, कपड़े चेंज कर लो तुम वॉशरूम में जाके। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में गई तो इधर साइमा के मुंह पर एक खौफनाक हंसी नुमाया हो चुकी थी। उसके बाद उस लड़की ने कपड़े बदले और अपने पुराने कपड़े अपने हाथ पर टांगे हुए जैसे ही वो बाहर आई तो उसने बाहर साइमा को उस रूप में देखा जिसमें अभी तक किसी भी इंसान ने उसे देखा नहीं था। उसके नुकीले दांत और वो एक भद्दी मखलूक बनकर उसके सामने खड़ी थी। जैसे ही उसकी कजिन सिस्टर ने उसे देखा तो वो जोरदार चीख के साथ बेहोश हो गई। जैसे ये चीख पूरे घर में गई तो सारे लोग साइमा के कमरे में इकट्ठा हो गए, लेकिन अब साइमा अपना रूप बदलकर वापस हसीनो जमील साइमा बन चुकी थी। जैसे ही लोगों ने उसे बेहोश देखा तो उसने साइमा से वजह पूछी कि इसे क्या हुआ है। साइमा ने कहा कि पता नहीं, ये वॉशरूम से निकली और बेहोश हो गई। उसके मुंह से अब फेस भी निकल चुके थे यानी कि झाग भी निकल चुके थे, इसलिए घर वाले घबरा गए। उसकी इस हालत का किसी ने भी उसकी दादी जिसके साथ वो आई थी उसको नहीं बताया था, वरना खामखा उनको ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है तो टेंशन लेती। साइमा ने जल्द से जल्द अपने शौहर राहिल को बुला लिया। राहिल आया, उसने चेकअप किया, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाकर उसे वहाँ पर बुला लिया और उसके बाद 2-3 लोगों की मदद से उसे एम्बुलेंस में दाखिल करके वहाँ से हॉस्पिटल भेज दिया। राहिल उसके बाद किसी को भी उसके यहाँ जाने से मना किया था। उसके बाद सब लोग घर के कमरे में इकट्ठा हो गए और उस लड़की की बात का ही तस्करा कर रहे थे कि आखिर वो इतनी जोर से चीखी क्यों और बेहोश कैसे हो गई। शमशाद भी इधर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी कजिन सिस्टर थोड़ी देर पहले तो उसके कमरे में ठीक ठाक हालत में आई थी और वो कपड़े बदलने की जगह ढूंढ रही थी। उसके चेहरे और उसके हाव भाव से ऐसा मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि उसे कोई बीमारी हो, मगर पता नहीं अब अचानक उसे क्या हुआ कि वो इतनी जोर से चीख कर बेहोश हो गई। उसके मुंह से फेस बाहर आ गए और भाभी के कमरे में वो बेहोशी की हालत में पाई गई। सब अब उस लड़की की खैरियत की दुआएं मांग रहे थे और वैसे भी उस घर में शादी का माहौल था तो सब किसी भी अनहोनी से हमेशा बचने की दुआ ही मांगते हैं ऐसे टाइम पर, तो कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे हम बदनाम हो जाएं या कोई ऐसी बात ना हो जिससे सारा मजा किरकिरा हो जाए और शादी मातम में बदल जाए। ऐसे ही टेंशन में रात के 2 बज चुके थे, लेकिन अभी तक अस्पताल से कोई भी इत्तला, कोई भी खबर नहीं मिली थी। सबके सब लोग एक कमरे में जमा थे कि अचानक फोन की घंटी बजने की आवाज सबके कानों में गूंजी। तभी शमशाद आगे बढ़ी, उसने जल्दी से बढ़कर फोन उठा लिया। दूसरी जानिब से न जाने उसे फोन पर क्या सुनाई दिया कि उसके हाथ से रिसीवर छूट गया और वो जमीन पर गिर गया और उसके बाद अगले ही लम्हे शमशाद भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कमरे में मौजूद तमाम लोग इस हालत को देखकर, इस मंजर को देखकर चौंक गए और वो रिसीवर अभी भी नीचे लटक रहा था। एक शख्स ने उठकर जल्दी से रिसीवर थामा और हलो हलो करके दूसरी जानिब से आवाज सुनने की कोशिशें करने लगा कि आखिर बात क्या हुई है, मगर शायद कॉल कट चुकी थी। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक तरफ वो लड़की बेहोश और अब शमशाद रिसीवर को उठाते से ही बेहोश। आखिर ये सब चल क्या रहा है इस घर में, और दूसरी जानिब से ऐसा आखिर क्या बोला गया कि शमशाद तक बेहोश हो गई। इन सब सवालों का जवाब तो शमशाद के होश में आने के बाद ही मिल सकता है। उन सब लोगों ने यही मशवरा दिया और उसके बाद कुछ औरतों ने आकर शमशाद के हाथ पैरों को मसलना शुरू किया ताकि वो होश में आ सके। जल्दी से एक लड़की भागकर पानी का जग किचन में से लेकर आ गई। एक चतुर औरत ने वहां पर उसकी नाक को पकड़कर उसका सांस रोकने की कोशिश की तो कुछ ही देर बाद शमशाद ने एक झटके से झुरझुरी लेते हुए अपनी दोनों आंखें खोल दी। शमशाद एक लम्हे के लिए तो फटी फटी आंखों से खुद पर झुकी हुई इन सब औरतों को देखने लगी कि आखिर ये औरतें मेरे पास ऐसे झुंड बना के क्यों खड़ी हैं और ये सब मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रही हैं।
फिर वो अपने होश को हवास को संभालते हुए उठकर बैठ गई। लोगों ने उसे पानी पिलाया। उसके बाद एक औरत ने उससे पूछा तो उसने सारा मामला उन लोगों के सामने बयान किया। उसने बताया कि हॉस्पिटल से राहिल भाई का फोन था और उन्होंने ये बताया कि वो लड़की जो हमारे घर में बेहोश हुई थी अब वो इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुकी है। और उसके अलावा मजीद भाई ने ये भी कहा है कि वो किसी और रूहानी मखलूक के बारे में बताने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो बेचारी बता नहीं पाई और उसके मुंह से बेरब अल्फाज निकल रहे थे, मतलब उसके अल्फाज भी लड़खड़ा रहे थे और हमें उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी और इसी दौरान उसकी मौत भी हो गई। मगर मुझे इतना मालूम जरूर पड़ा है कि उसके चेहरे का रंग बता रहा था कि उसने इंतहाई खौफनाक और हैवानियत मखलूक देखी है, जिसे देखकर ही उसकी ये हालत हो गई है। और कुछ देर इसी खौफ में उसकी रूह रहने के बाद अचानक उसकी रूह परवास कर गई और वो फौत हो गई। और भाई ने यह भी बताया कि अस्पताल में सारी जरूरियात को पूरी करने के बाद सुबह बॉडी उसकी घर लाई जाएगी। अब कोई जवाब ना रहा था, इसीलिए उसकी दादी को तमाम हकीकत से आगाह करना बेहद जरूरी हो चुका था। इसीलिए शमशाद के अब्बू ने उसकी दादी के कमरे में जाकर उनकी खुद की पोती की यूं अचानक मौत की खबर उसकी दादी को सुना दी। और ये सुनकर उन दादी की तबीयत खराब हो गई, मगर घर में उनकी अद्वियात मौजूद होने की वजह से बड़ी मुश्किल से उन्हें दवा देकर बेहोश होने से बचा लिया गया। वरना जिस तरह उन दादी की हालत बिगड़ गई थी वो इन सब के लिए, शमशाद के पूरे घर वालों के लिए परेशानी का बाइस बन सकती थी। इसलिए उनकी तबीयत संभालना बेहद जरूरी हो चुका था। उसके बाद शमशाद के अब्बू ने सब लोगों को अपने अपने कमरे में जाने की तलकीन की और फिर खुद भी अपने कमरे में लौट आए। सुबह सवेरे ही राहिल उस लड़की की लाश एक ताबूत में रखकर एम्बुलेंस के सहारे ले आया था घर पर। घर में मानो कोहराम मच गया, मातम छा गया। सिर्फ एक चेहरा ही इस पूरे घर में ऐसा था जिस पर एक हैवानियत और खौफनाक भरी मुस्कान उभर रही थी, और वो था साइमा का चेहरा। वो दुपट्टे में मुंह छुपाए अपने नुकीले दांतों से खेल रही थी। तमाम जनाजे की रसूमात से फारिग होने के बाद और आपसी रजामंदी से उस लड़की को वहीं के पास के कब्रिस्तान में दफना भी दिया गया। शमशाद की शादी उसके बाद बहुत सादगी से कर दी गई, क्योंकि शादी का दिन भी वही था और उस दिन एक मैयत हो चुकी थी, इसलिए शादी को बिल्कुल सादगी से कर दिया गया। और उसके बाद वो अपने ससुराल की तरफ भी चली गई और इसी तरह फिर दिन धीरे धीरे गुजरते गए। तभी एक रात राहिल की अम्मी को कुछ यूं महसूस हुआ जैसे कि कोई बाहर कॉरिडोर में पैर घसीटते हुए चल रहा हो। रात का तकरीबन 1 बज रहा था। तभी वो वॉशरूम जाने के लिए अपने पलंग से उतरने लगी तो उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रात के इस वक्त कौन हो सकता है जो इस तरह पैर घसीट कर चल रहा हो, वो भी इतनी रात को? कौन है आखिर ये? साइमा और राहिल तो ऊपर अपने कमरे में होंगे, तो फिर ये कौन है? और उसके अलावा वो अपने शौहर के साथ यहाँ पर मौजूद थी, तो फिर कौन है जो बाहर पैर घसीट कर चल रहा है? पहले तो उनकी अम्मी को खौफ महसूस हुआ कि कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं घुसा है घर में चोरी की नियत से, लेकिन ऐसा भी नामुमकिन था क्योंकि बाहर का दरवाजा तो अच्छी तरह से लॉक किया गया था और वो अभी भी लॉक ही था। और इसके अलावा उनके घर का सहन भी ऐसा बनाया गया था कि कोई भी इंसान बाहर से कूदकर अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। तो फिर चोर अंदर कैसे आ सकता है? ये सोचकर उन्हें हिम्मत हुई और उन्होंने दरवाजा खोलकर बाहर देखने का फैसला कर लिया। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर उन्होंने बाहर झांकने की कोशिश की तो फिर एकदम ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का देकर बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया हो, वो भी जोरों से। दरवाजा एक बहुत ही तेज तरीके से अचानक से बंद हो गया और उसके शोर से अचानक राहिल के अब्बू की एकदम से आंख खुल गई। वो घबराकर उठे और दूसरे ही लम्हे उनकी नजर सामने खड़ी अपनी बेगम पर पड़ी, जो होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश होने का इशारा भी कर रही थी। उनके तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और वो इस तरह से उन्हें इशारा क्यों कर रही है। वो भी बेड से उतरकर और उनकी बेगम के पास आकर खड़े हो गए और सरगोशी से उनसे पूछने लगे। तो जवाब में उन्होंने धीरे से तमाम बात राहिल के वालिद को बता दी। राहिल के अब्बू ने दोबारा सब बातें सुनकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी हैरत की इंतहा न रही कि दरवाजा खुलने को ही राजी न था, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खोलने की बेशुमार कोशिशें की, लेकिन दरवाजा था जो खुलने को राजी ही न था और अब बाहर मुकम्मल सन्नाटा छा चुका था। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।